नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय का वो स्वर्णिम इतिहास सुनाऊंगा जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है, जिसे सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। ये बात उन दिनों की है जब भारत में स्वर्ण युग गुजर रहा था। उस समय भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय धरती के कोने कोने में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान, शोध और संस्कृति का ऐसा जीवंत केंद्र था जिसने एशिया ही नहीं संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। यह प्राचीन भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक धरोहर था, जहां से शिक्षा की ज्योति चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और सुदूर एशियाई देशों तक पहुंची। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। नालंदा महाबिहार, राजगीर और पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। विकास और स्वर्णकाल। नालंदा विश्वविद्यालय ने गुप्त काल से लेकर पाल राजवंश तक 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अपार ख्याति प्राप्त की। यहाँ शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि इसे प्राचीन तक्षशिला और ज्ञान का ताजमहल कहा जाता था। यहाँ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वास्तुकला, कला, धर्मशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। प्रमुख केंद्र बौद्ध दर्शन, महायान परंपरा था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे और 1600 से अधिक बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य थे। मेरे प्रांगण में प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। केवल विद्वान छात्र ही चयनित होते थे। यहाँ केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ अध्ययन किया और नालंदा की गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर लगभग 40 एकड़ में फैला था। यहाँ विशाल मठ, विहार, प्रवचन हॉल, शिक्षा केंद्र, छात्रावास और मंदिर बने हुए थे। जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगी थीं। धर्मगंज नामक पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसमें 3 विशाल इमारतें थीं। 1 रत्नसागर, 2 रत्नरंजक, 3 रत्नोदधि। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं, जिसमें भारत का भविष्य था, क्योंकि भारत की आने वाली पीढ़ी उनमें से ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रमुख आचार्य और विद्वान। नालंदा के गुरुओं और छात्रों ने ज्ञान की धारा को अमर किया। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। धर्मपाल नालंदा को समृद्ध करने वाले राजा थे। शीलभद्र प्रसिद्ध कुलपति जिनसे ह्वेनसांग ने शिक्षा पाई थी। नागार्जुन महायान बौद्ध दर्शन के प्रणेता थे। वसुबंधु और धर्मकीर्ति तर्कशास्त्र और बौद्ध दर्शन के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह शांति का संदेश था, लेकिन नियति का कुछ और ही संकेत था। गुप्त साम्राज्य के बाद 7वीं शताब्दी में आए सम्राट हर्षवर्धन और फिर 9वीं शताब्दी में आए राजा देवपाल, जो कि पाल वंश के राजा थे। 12वीं शताब्दी तक उन्होंने नालंदा का भरपूर संरक्षण किया। नालंदा के नामों और उपनामों पर सबसे पहले 3 राज्यों के नाम लिखे जाते थे। पहला गुप्त वंश, दूसरा हर्ष वंश और तीसरा था पाल वंश। पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के काल में नालंदा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर तुर्की आक्रमण हुए। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खंडहर बना दिया गया। खिलजी ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया और पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है कि नालंदा का विशाल पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा, क्योंकि उसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ भरे थे। हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का कारण यह था कि एक समय बख्तियार खिलजी को किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया और उसने अपने नीम हाकिमों से काफी इलाज करवाया था, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ
उस समय एक यात्री नालंदा के प्रांगण में घूमते हुए सभी विषयों को पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करता हुआ मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो गया। बख्तियार खिलजी से मिलते ही उस यात्री ने उसे सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी अपनी दवाइयों से आपको ठीक कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी ने यह शर्त रखी थी कि वह किसी भारतीय पद्धति से बनी दवाई को नहीं खाएगा। फिर कुछ समय बाद राहुल श्रीभद्र जी कुरान की लिपि लेकर बख्तियार खिलजी के पास पहुंच गए। फिर उसे सलाह दी कि वह रोज कुरान की लिपि पढ़ें। इन्हें पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे, यह मेरा दावा है। उसी दिन से बख्तियार खिलजी ने कुरान की लिपि दिन में कई बार पढ़ी। फिर उसे लगा कि अब उसका स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा है, क्योंकि पंडित राहुल श्रीभद्र ने काफिरों से बनी दवाई के लेप कुरान की लिपियों पर लगा दिया। जब बख्तियार खिलजी कुरान की लिपि पढ़ता था तो पन्नों को पलटते समय अंगुलियों पर थूक लगाता था। इसी तरह दवाई उसके पेट में पहुंची और वो ठीक हो गया। तब उसे पता चला कि मेरे नीम हाकिमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों में है जिनकी दवाइयों से मैं ठीक हो गया। और यह बात बख्तियार खिलजी को सहन नहीं हुई। फिर उसने असंख्य घोड़ों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर चढ़ाई कर दी और सेनाएं अंदर घुस गईं और उन्होंने वहां आतंक मचाना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मारना शुरू किया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब उसने परिसर में आग लगाई जिसमें भारत का भविष्य छिपा हुआ था। पुस्तकालय धू धू कर जलते रहे और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। 3 महीने तक लगातार नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। बौद्ध भिक्षु कुछ इतिहास को लेकर भागने में कामयाब हो गए तो कुछ उसी में जल गए। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में रोने की आवाज गूंजी थी। बौद्ध भिक्षुओं का खून बहने लगा और उस समय भारत का भविष्य जलकर राख हो गया। शायद ये घटना उन दिनों ना घटी होती तो भारत फिर से विश्व गुरु होता और सदियों तक नालंदा विश्वविद्यालय खंडहरों के रूप में पड़ा है। आज भी उसकी दीवार आग की लपटों से काली हैं। इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कराया था। वर्तमान स्थिति और पुनर्जागरण नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बिहार के नालंदा जिले में आज भी देखे जा सकते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। जब दौर आया नरेंद्र मोदी जी का तो 2010 में भारत सरकार ने पुनः नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां आधुनिक और प्राचीन दोनों विषयों में शोध और अध्ययन हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास का गौरव है। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और वैश्विक संवाद का संगम था। इसका विनाश एक ऐसा दुखद अध्याय है जिसने भारत को शताब्दियों तक पीछे धकेल दिया। फिर भी नालंदा की स्मृति आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान ही वह दीपक है जो गियाओ युगों तक अंधकार को मिटा सकता है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके।